नमस्कार। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? चलिए, काफी सारे सेंटर्स पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अलीगढ़ पाठशाला में नहीं दिख रहे हैं भाई, मथुरा में नहीं दिख रहे हैं। बारिश हो रही है क्या बहुत? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हो जाएगा ग्रेविटेशन स्टार्ट। रोलिंग मोशन पढ़ाएंगे बेटा। रोलिंग मोशन के बाद ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर मुझे कल के बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर जो कल आपने एकदम फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कल की क्लास हम्म। में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला था कि कांस्टेंट रहेगा और एक ग्राफ था, तो मुझे उस पे डाउट था। तो उस ग्राफ में मुझे आर परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता था। प्लीज एक बार आप बताओ। गुड मॉर्निंग। कैसे आप एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हैं भाई? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए, जैसे ये मान लीजिए y और x ऐसा ग्राफ है, और एक बोल दिया गया कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और तो आपसे पूछ दिया गया था कि बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट टू, क्या कमेंट करेंगे? तो देखिए, जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिखते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं हम लोग आर परपेंडिकुलर इनटू इट्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आर परपेंडिकुलर के लिए देखिए बेटा, ये आर परपेंडिकुलर होगा इसका, ये आर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है, आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सर किसी पॉइंट पे कैसे देखेंगे? किसी पॉइंट जैसे आप इसमें कोई पॉइंट मार्क कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आर परपेंडिकुलर तो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। देखिए, ये आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब अभी भी देखिए इसका आर परपेंडिकुलर, चूंकि लाइन ऑफ मोशन ये है ना, पार्टिकल इस लाइन में चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन से पार्टिकल, मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगी। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, पर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, आर चेंज हो रहा है। जैसे लाइन अगर पैरेलल जा रही है इस एक्सिस के, तो हम कह सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आर परपेंडिकुलर सेम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर आप मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आर परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? आपको क्या लगता है आर परपेंडिकुलर मान लीजिए निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? एक बार थोड़ा सा आप अपना आइडिया दीजिए कि सर ये करेंगे तो आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। बताइए थोड़ा सा, कैसे सोच पाएंगे कि आप आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? सर आर हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब इस पे तो आप ये मानते हैं कि आर परपेंडिकुलर ये होगा, या आपको लगता है कोई और यही होगा ना? अब मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, आप ये ज्वाइन कर दीजिए, ये आर हो गया। इसके लिए भी आर परपेंडिकुलर यही होगा, है ना, क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या होता है? लाइन ऑफ मोशन जो है उससे पॉइंट की मिनिमम दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी भी आर परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है। पार्टिकल यहां पे होगा, आर चेंज हो रहा है हर बार, लेकिन आर परपेंडिकुलर देखिए वही रहेगा। ये अभी भी पार्टिकल यहां पे है, लाइन ऑफ मोशन ये है, तो वहां से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी यही है। तो परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे पार्टिकल है सिर्फ उसी जगह पर देखें, तब जैसे आपने जो माइनस एक्स एक्सिस पे बनाया है, हाँ, उसका सिर्फ लाइन ऑफ मोशन ना देखें, सिर्फ वही पार्टिकल का देखें। ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे इसका आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बराबर आर डैश वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसा लिखेंगे आप। आर डैश वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। अब आर डैश पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर में आप क्या लिखेंगे कि जो भी आर डैश का मैग्नीट्यूड इंटू पी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आर डैश इंटू साइन थीटा ये मिलके आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हर बार आप हर एक के लिए लिखेंगे तो हर बार वही सिचुएशन होगी, ठीक है। सर एक और डाउट था। हम्म। सर मतलब कि अगर जैसे आर इनिशियल और आर फाइनल हमें दिया हुआ है,
लेकिन आर इनिशियल आई कैप और जे कैप में दिया है और आर फाइनल जे कैप और के कैप में दिया है, तो फिर उसमें मतलब कि आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे आई प्लस जे में के नहीं दिया तो इसको 0 के मान लीजिए, ठीक है। और आर फाइनल मान लीजिए जे और के में दिया है, आई में नहीं दिया है तो 0 आई मान लीजिए। क्या हुआ? क्या बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आर इनिशियल ऐसा गिवन है, आर फाइनल ऐसा गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये उस दिन जब मैं पढ़ा रहा तब भी कुछ बच्चों ने पूछा था, तो जो नहीं दिया होता उसको 0 मान लीजिए और माइनस कर लीजिए सिंपल। जैसे यहाँ पे अगर आप माइनस, हाँ बोलिए। राइट, एब्सोल्युटली, वो इसका एक्सप्लेनेशन है, वो इसका एक्सप्लेनेशन है। राइट राइट। ये जो जैसे कोई ये पूछ रहा है कि आर फाइनल, जैसे एंगुलर मोमेंटम में आर क्रॉस पी यूज करते हैं, तो जो आर वेक्टर होता है वो पॉइंट की पोजीशन और जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो, है ना, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। तो अगर ये वेक्टर चाहिए तो मुझे पॉइंट की पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी। कई बार हो सकता है, हाँ, आर इनिशियल माइनस आई कैप है और हम उसे आर फाइनल 0 आई कैप है, तो फिर हम उसको 0 माइनस ऑफ माइनस आई कैप करेंगे ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 0। लॉजिकली देखें तो फिर आई मतलब कि एक्स एक्सिस में तो उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है। नहीं, देखिए पोजीशन चेंज होने से आपका, पोजीशन चेंज होने से मतलब नहीं है एक्चुअली, पोजीशन चेंज होने से मतलब नहीं है। जो आर वेक्टर है ना, ये पॉइंट जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उससे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो मुझे इसके अबाउट चाहिए तो मुझे ये इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। अब आप पता नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल, उसमें कुछ और आप दिमाग मत लगाइए। जो नहीं दिया उसको 0 मानिए, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए। अब मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये थॉट, मतलब उस दिन भी बहुत कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर चेंज तो हुआ नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बताइए ना क्या क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं अभी। क्या क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड क्वेश्चन था और क्या था वो? हाँ हाँ, सेटल हो जाइए बच्चों, बैठ जाइए, रोलिंग मोशन करेंगे। हाँ हाँ, रुकिए अभी वो फिर से बताते हैं, मैं फिर से एक बार करता हूँ, बोलिए। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, -2i + 5j से 4j + 3k जाता है, यही है? ठीक है, अभी अब फिर बाकी देखिए वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है, फिर भी चूंकि एक चीज सिमिलैरिटी है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है। तो अब देखिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास फाइनल, इसमें आई कैप नहीं दिया है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0 आई कैप + 4j कैप + 3k कैप लिख दूंगा, ठीक है। और आर इनिशियल ये है, तो आर इनिशियल में -2 आई कैप है, 5j कैप है, कोई के कैप नहीं है तो मैं 0 के कैप लिख दूंगा। पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो इसका मतलब यहां से यहां गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दूंगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल तो 0, माइनस ऑफ -2 तो बच्चों ये बन जाएगा 2 आई कैप, 4j -5j तो बन जाएगा -j कैप, 3k -0k ये बन जाएगा 3k कैप। अब बताओ बेटा फोर्स कितना दिया हुआ है? 4 आई कैप + 3j कैप। अब देखिए फोर्स में भी k कैप नहीं है, 0 k कैप मान लीजिए। डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकालते समय आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 2 8 -3 + 0 5 आना चाहिए इसका आंसर। हाँ तो इसमें माइनस क्या कर दिया था यहाँ पे मैंने? अच्छा यहाँ पे इसकी जगह माइनस कर दिया होगा। बहुत उसमें डिस्कशन हुआ था, हो ही नहीं सकता, रुकिए मैं देख लेता हूँ, फिर भी लेक्चर 10 में है।
रुकिए मैं देख लेता हूँ। जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन है। ये कल का बात है बच्चों या परसों की बात है? 10 पर, चलिए ठीक। उसमें तो हम लोगों ने किया था, मैंने तब भी यही बताया था कि जो नहीं दिया है उसको आप जीरो मानिए और फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करिए। उस समय नवाजिश तुमसे बात हो रही, तुम ही तो कहा था कि सर हाँ मैच कर रहा है, ऐसा कुछ बोला था ना तुमने? अच्छा मैंने -2i लिख दिया था क्या? यस सर। रुकिए मैं देख लेता हूँ ना, मैंने ये शायद सवाल कराया था आपको कि एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है अबाउट 110, देख लीजिएगा आप अपने नोट्स में भी, 110 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना था। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये नहीं था? नवाजिश ने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा जल्दी जल्दी माइनस कर दिया था। यस सर, आपने वीडियो में देखिएगा, पीडीएफ में नहीं होगा। हाँ पीडीएफ में नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूजन पता नहीं, उस दिन भी आप लोग बहुत पूछ रहे थे। मैंने बताया था जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जीरो मान लीजिए, जैसे इसमें नहीं है तो इसको जीरो मान लीजिए, यही मैंने उस दिन भी कहा होगा, है ना, कॉन्सेप्ट यही बताया होगा। हाँ, और माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस में हो गया हो मिस्टेक, उसके मुझे पता नहीं, मैं देख रहा था दिख नहीं। जो नहीं दिया उसको जीरो मानिए। इसमें जैसे मुझे आई कैप नहीं दिया, मैंने जीरो मान लिया। मुझे इसमें कुछ नहीं दिया है के कैप, मैंने देखिए जीरो मान लिया। यही मैंने उस दिन भी कहा होगा, यही मैं आज आपको कह रहा हूं। अब आर फाइनल जो है, आर फाइनल में से आर इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बेटा आप 0 में से इसको घटाएंगे तो +2 आएगा, 4j में से 5j घटाएंगे तो -j आएगा, 3k में से 0 के घटाएंगे 3k आएगा। आप कह रहे हैं शायद मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपको नहीं दिया है उसको जीरो मानिए। जैसे फोर्स में अब देखिए 4i + 3j दिया है, अब मेरे पास k नहीं दिया है, देखिए मैंने जीरो मान लिया है। जो नहीं दिया उसको जीरो के मानिए। आप इस चीज से मत परेशान हुई कि किसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने ऐसा कहीं सीखा है तो उसको अनलर्न कर दीजिए, सिंपल चीज होती है। जो नहीं दिया है उसको जीरो मानिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। जीरो के था, नहीं पता था हमें जीरो मानना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, है ना, कभी गलत नहीं होगा, है ना। और हाँ, तो यहाँ पे भी जब भी जो नहीं दिया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे 0 आई कैप है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -i कैप आएगा, j - j 0 हो जाएगा, k - 0 तो यहाँ पे k कैप आएगा, बस सिंपल है। हेडिंग डाली बच्चों, रोलिंग मोशन। होमवर्क दिया था? अच्छा अच्छा, करें बच्चे आप लोग होमवर्क? ठीक। हाँ, पहला होमवर्क ये था कि थिन मीटर स्केल इज केप्ट वर्टिकल बाय प्लेसिंग इट्स लोअर एंड हिंज्ड ऑन द फ्लोर, इट इज अलाउड टू फॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इट्स अपर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। तो सवाल देखिए बच्चों कुछ इस तरह से था, ये होमवर्क है बच्चों, ये कुछ सवाल मैंने आपको कल दिए थे सॉल्व करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड सवाल थे कुछ, शायद 2 या 3 थे। तो उसी में से एक सवाल था कि एक रॉड ऐसे है और वो फ्लोर पे कुछ इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, फ्लोर में कुछ इस तरह से रखी हुई है और यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है। अब इसको हल्का सा धक्का दे देते हैं तो ये रॉड ऐसा जाके पूरा ऐसा जाके ग्राउंड पे हिट करता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि जब वो ग्राउंड पे हिट कर रही है, यानी ये पोजीशन है, तो ग्राउंड पे हिट करते समय जो दूसरा एंड है, मतलब मैं मान लीजिए इसको एंड ए बोल देता हूं, तो जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है एंड ए, तब इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से हिट करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का क्लासिकल एग्जांपल बच्चों, आप कहीं पे भी रेफरेंस ले लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे रेफरेंस ले लिया ग्राउंड पे ही, ठीक है। आप कहीं पे रेफरेंस ले सकते हैं, ये रेफरेंस लाइन हो गई। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा पार्टिकल के, मतलब रॉड यूनिफॉर्म है तो उसके L/2 दूरी पे होगा। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो होगा क्या बच्चों की, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी mgHcm, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, यही कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, यानी ½I⍵² में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो जाके कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में देखिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, नो काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है mgHcm,
तो देखिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया mgHcm, ठीक है। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए, जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, बताइए बेटा जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो क्या चीज जीरो हो जाएगी? जब ग्राउंड पे आ जाएगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आके यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस लाइन पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप लिखिएगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। अब दोनों को चूंकि एनर्जी कंजर्व है तो आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर mgHcm लिख दीजिए। तो मास ऑफ द रॉड m, g, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 है, बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एज इट इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जल्दी से बताइए कितना लिखना चाहिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3। कारण क्या ml²/3 रखने का? हाँ, इस एंड के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो जब एंड के अबाउट रोटेशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ml²/3 रखिएगा। 2 से 2 कैंसिल, ml कैंसिल, यहां से आ जाएगा बच्चों 6g, 3 × 2 6g/l, ये आएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो उसका अंडर रूट, अच्छा सॉरी, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, सो सॉरी। हाँ 3g डिवाइडेड बाई l आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप लोग की भी यही आई थी 3g/l, पॉइंट ए की लीनियर वेलोसिटी पूछी थी, तो ये अभी ओमेगा है, बट ये एंगुलर स्पीड आएगी रॉड की ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले। तो उस लीनियर स्पीड, अगर स्पीड ए की बात की जाए, लीनियर स्पीड ऑफ ए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? लीनियर स्पीड ऑफ ए आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा तो हमारे पास है अंडर रूट 3g/l और 3g/l, और आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे बच्चों बताइए? l या l/2? l लेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा l लिया जाएगा। कारण क्या है l लेने का? क्योंकि पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उससे जिस पॉइंट की आपको स्पीड चाहिए उसकी दूरी l है, तो आर ओमेगा में l लिया जाएगा। तो आप l जब स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3g/l इंटू l स्क्वायर, और एक l से l कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3gl आएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल दिया था बच्चों, एक फ्लाई व्हील है इन द शेप ऑफ रिंग ऑफ मास 0.2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड दिया है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। बहुत बेसिक सा सवाल था बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे तो सीधा सीधा आई ओमेगा लिख दीजिएगा, और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, या आप इन दोनों में जो रिलेशन होता है आप वो यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर L²/2I आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि रिंग है तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। m की वैल्यू दिया है 0.2 और r² 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर, और ओमेगा दिया है 5/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 5/π, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट, 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन, और चूंकि ये रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ बच्चों, पर मिनट नहीं दिया हुआ है, तो आपको मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो भी है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मैं सिंप्लीफाई करके देख पा रहा हूं तो 5 10 ये डेसिमल चला जाएगा, 2 × 0.01 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.02, ठीक है। यही आ रहा था बच्चों आप लोग का भी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो L²/2I कर लीजिए, तो L का स्क्वायर करेंगे तो 0.02 × 0.02 और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr², यानी 0.2 × 0.1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यही है, जब तक चल रहा है देखते हैं। तो 0.02, हाँ तो 0.02 × 0.02, और ये आएगा बच्चों, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना 2i। जो मुझे दिख रहा है 0.01, तो 0.01 से बच्चों एक ये डेसिमल चला जाएगा, पॉइंट से आप ये डेसिमल हटा दीजिए, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 आ रहा है बच्चों,
है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 500 0.05 आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है क्या? रुकिए एक बार, हाँ मैं चेक करता हूँ फिर से, ठीक है। 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.2 m और r स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो 2 डिजिट डेसिमल इसको हटा दीजिए और ये बचेगा तुम्हारा, एक डेसिमल इससे हटा देते हैं तो 0.2, हाँ बिल्कुल सही, 0.1 आ जाएगा बच्चों, 0.1 जूल। ठीक है, और बताइए, और कुछ, एक और सवाल था डिस्क वाला, हाँ हाँ ठीक है, आइए डिस्क वाला करते हैं बच्चों। डिस्क में बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्क है, रिलीज कर दिया गया है, तो जब डिस्क वर्टिकल हो जाए तो एंगुलर स्पीड बताना है। तो किसी ने अगर सॉल्व किया हो बच्चों और बताना चाहेगी सर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल फील फ्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया आपने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपने इस मोमेंट पे लिखी होगी, है ना। और जब जब रिलीज करेंगे तो डिस्क पूरा ऐसा घूम के नीचे आएगा, तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो ये वाली लाइन थोड़ा देखिएगा, ये वाली लाइन वर्टिकल हो जाएगी जब डिस्क वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, सेंटर ऑफ मास घूम के यहां आ जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास घूम के यहां आ जाएगा तो हमें उस टाइम पे ओमेगा निकालनी है डिस्क की। तो बेटा एक बार फिर से आप रेफरेंस लाइन कहीं भी ले लीजिए, आप चाहें तो रेफरेंस लाइन यहां ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेफरेंस लाइन यहां ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप लिखिएगा तो ई फाइनल बराबर ई इनिशियल, तो इनिशियल देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। सर कैसे? क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से जीरो है क्योंकि रेफरेंस लाइन आपने यहां मान लिया, काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो क्योंकि आप रिलीज कर रहे हैं। जब पूरी डिस्क घूम के इधर पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा माइनस mg और L/2, क्योंकि सॉरी L/2 नहीं बच्चों, ये रेडियस चूंकि r है ना, तो रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास जो है वो r ही दूरी पे रहेगा, ठीक है। तो माइनस mgr रखिएगा और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप देखिए यहां से बच्चों जो बनेगा आपके पास वो बनेगा mgr बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने रखेंगे अगर कोई बताना चाहे? बिल्कुल सही है, 3mr²/2। सर कारण क्या है 3mr²/2 क्यों रखेंगे? देखिए इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा ना, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करेंगे तो mr²/2 प्लस mr² तो 3/2 mr² हो जाएगा। अब इसमें से देखिए कैंसिल जो करेंगे mr और mr कैंसिल कर दीजिए, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 4g डिवाइडेड बाई 3r। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √4g डिवाइडेड बाई 3r। मैच किया क्या बच्चों तुम लोग का? ठीक है, जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया था बच्चों कर लेना चाहिए था आपको सॉल्व, ठीक है, इस तरह से मैच करेगा। अच्छा, इसी सवाल में बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लेता कि ठीक है ओमेगा तो आपने बता दिया, अब मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है डिस्क के एंड पे, पॉइंट ए, जब ये नीचे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो उस समय इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी? तो क्या रखेंगे फिर अब? 2r से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ओमेगा को, ठीक है, r ओमेगा लगा देंगे, 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, रोलिंग मोशन की बात करते हैं थोड़ा सा। बच्चों देखिए रोलिंग मोशन की कहानी थोड़ा सा आप समझिए कि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले साल के पेपर में आप लोग देखे होंगे कि एक सवाल आ गया था, ध्यान है क्या आप सभी को? कोई जो पिछले साल पेपर दिए थे, है कोई? पहला ही क्वेश्चन था हाँ हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, रिंग दी हुई थी और बोला जाता था कि प्योर रोलिंग हो रही है, तो बताइए, वेलोसिटी पूछ दी थी, स्पीड पूछ दी थी किसी पॉइंट की। तो देखिए मैं भी चेक कर रहा था, तो सिलेबस में तो मेंशन नहीं है ना, मैंने पहले भी चेक किया था, फिर से एक बार चेक किया, सिलेबस में मेंशन नहीं है। आएगा, हो सकता है कुछ सवाल आ जाए, तो एक काम करते बच्चों, खैर आपका टारगेट यहाँ वाला टेस्ट नहीं, मेन जो फाइनल टेस्ट है वो होना चाहिए, जो एग्जाम है। तो रोलिंग मोशन बच्चों हम लोग उतना पढ़ लेंगे जितना एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एनसीईआरटी की सारी चीजें पढ़ लेंगे, है ना। जैसे बाकी सारे टॉपिक्स में एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग सा भी इधर उधर डिस्कशन कर लेते हैं कि उनसे उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे तो भी कर लेंगे। तो मैं आपको जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ा दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा लूंगा, आप उतना याद कर लीजिएगा, ताकि अगर सिलेबस के बाहर भी जाके सवाल पूछते हैं तो आपसे हो जाए। अच्छा, रोलिंग मोशन होता क्या बच्चों पहले आप समझिए जरा। बोलिए बोलिए, बताइए।
नहीं नहीं नहीं, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। सेंटर ऑफ मास अगर आप हिंज कर देंगे तो रोटेशन के लिए कुछ चीज बचेगी नहीं। तो क्या हुआ? अभी बस शुरू कर रहा हूं बेटा नया टॉपिक, कुछ भी नहीं पढ़ाया है, होमवर्क में जो सवाल दिए थे वही कराए हैं, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। हाँ भैया, सेंटर ऑफ मास से हिंज कर देंगे तो नहीं रोटेट होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है कि सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ हिंज कर दिए, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो mg का टॉर्क इधर आएगा, तो देखिए इधर भी आएगा, तो दोनों बैलेंस कर देगा। तो सेंटर ऑफ मास से आप हिंज कर देंगे तो फिर कोई रोटेशन नहीं होगा। चलिए रोलिंग मोशन की बात करते हैं बच्चों। रोलिंग मोशन जो एग्जांपल है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, अभी तक जितना भी सेंटर ऑफ मास तक आप पढ़ रहे थे सबका सब कुछ ट्रांसलेटरी मोशन था। उसके बाद रोटेशन शुरू हुआ, है ना। रोटेशन में आपने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, वो सारी चीजें देखी। अब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को जब कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन क्या बच्चों? जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा हो, ट्रांसलेशन और प्लस रोटेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो बच्चों रोलिंग मोशन, है ना। अब इसमें एक होता है, बोलते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, जिसको हम लोग प्योर रोलिंग बोलते हैं। तो बच्चों जो हमारा डिस्कशन होगा वो मोस्टली प्योर रोलिंग होगा। सर ये प्योर रोलिंग क्या होता है बताता हूं। प्योर रोलिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। कोई बच्चों इसमें बताना चाहेगी सर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग, दोनों डिस्कशन कर लेते हैं। कोई मुझे सिनेरियो बताना चाहेगी सर ये देखिए ये वाला जो सिनेरियो होता है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है, और ये वाला सिनेरियो जो होता है उसमें सर स्लिपिंग भी हो रही है, रोलिंग भी हो रही है। कोई आपके दिमाग में कोई आए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विद स्लिपिंग, कोई आपके दिमाग में सिनेरियो आ रहा होगा सर देखिए यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यहाँ पे रोलिंग के साथ साथ स्लिपिंग भी हो रही है, कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो? ओके ठीक है, फेयर इनफ। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? अच्छा अच्छा चलिए मैं पूछ लेता हूं। जब नॉर्मल आप कार या कोई ट्रक या साइकिल या टू व्हीलर आप देखते हैं रोड पे चलते हुए, तो उनके जो व्हील्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं, रोटेटरी कर रहे होते हैं, या कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा होता है? जो कंबाइंड है। तो अच्छा मुझे बता दीजिए कि जैसे वो सड़क पे चल रहे हैं, साइकिल हो, टू व्हीलर हो, बस हो, कार हो, जो भी है, उनके जो व्हील्स हैं आपको क्या लगता है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हैं या रोलिंग विद स्लिपिंग करते हैं? क्या लगता है आपको? रोलिंग विद स्लिपिंग करते हैं। ओके ओके। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे कई बार मान लीजिए अभी तो बारिश का सीजन अभी खत्म हुआ है, मान लीजिए कोई कार लेके हम जा रहे हैं, है ना, और बारिश का सीजन है और बारिश हुई है जम के, है ना, और कीचड़ में फंस गई, है ना, जो कार है कीचड़ में फंस गई। अब उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, जो ड्राइवर है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो कि पूरी मड वाली मडी है पूरी रोड जो है ना, पूरी एकदम सीमेंटेड नहीं है, मडी रोड है पूरी। तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहिया आगे बढ़ता है, मतलब घूम ज्यादा रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा आगे, घूम रहा है ज्यादा, थोड़ा सा आगे, तो ज्यादा घूम रहा है, बढ़ थोड़ा सा रहा है। तो फिर वो कैसा एग्जाम्पल हुआ ये जो जिसमें घूम रहा है ज्यादा, पढ़ थोड़ा सा आगे रहा है? ये रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा। और जो हम लोग हाँ जो सीमेंटेड रोड में कार या साइकिल्स या कार बसेस उनको चलते हुए देखते हैं वो क्या है फिर? वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ठीक है। तो देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि रोल हो पर स्लिपिंग ना हो। जो आप डे टू डे लाइफ में सीमेंटेड रोड्स पे देखते हैं, ड्राई सीजन में जो देखते हैं कि कोई साइकिल है आराम से जा रही है, कार आराम से जा रही है, बस आराम से जा रही है, भले ही वो एक्सेलरेट करें, ठीक है, पर आराम से जा रही है, चलते हुए जा रही है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कई बार आप ऐसा देखते होंगे अचानक से कोई ऐसा कोई स्टंट मारने के लिए कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है बाइक को, या कार में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन कर देता है, तो आप देखते हैं कि पहिया एक जगह बहुत तेजी से घूमता है, फिर वो अजीब सी आवाज करके फिर आगे बढ़ता है, तो वो रोलिंग विद स्लिपिंग हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कि रोल बहुत तेज हो रहा है या रोल बहुत तेज हो रहा है उसके कंपेरेटिवली आगे नहीं बढ़ रहा है, तो दैट इज रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ब्रेक लगाते हैं बच्चों,
है ना, तो पहिए का वो रुक जाता है, रोल रोल होना रुक जाता है, घूमना बंद हो जाता है पहिया, पर वो सीधे स्किड कर जाता है ना। तो उस केस में रोलिंग बिल्कुल खत्म हो गई और पहिया एकदम ट्रांसलेटरी मोशन सीधा सीधा जा रहा है, तो उसमें केवल स्लिपिंग हो रही है, रोलिंग भी नहीं हो रही। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जब जो आप डे टू डे लाइफ में जनरल देखते हैं, दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, उसी को हम लोग प्योर रोलिंग भी कहते हैं। पर सर ये प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग प्योर रोलिंग में बच्चों, या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में केवल उन्हीं की बात करेंगे जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा हो। ठीक है, अगर इसमें से आप एक चीज बंद कर देंगे, मान लीजिए आपने रोटेशन बंद कर दिया, तो प्योर ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर आपने ट्रांसलेशन बंद कर दिया तो प्योर रोटेशन हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे रोलिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों चीजें आनी चाहिए, ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, रोटेशन भी होना चाहिए। पर ये सर प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता क्या है? ध्यान से देखिए, जिस भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्क हो, स्फीयर हो, शेल हो, जो भी चीज रखा हुआ है, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, मतलब ये मान लीजिए पॉइंट पी हो गया, ये ऊपर वाले का कांटेक्ट पॉइंट है स्फीयर का, रिंग का, डिस्क का, और ये फ्लोर का पॉइंट है पॉइंट बी। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो तो हम लोग प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए बोलते हैं नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई रिलेटिव मोशन ना हो ए और बी के बीच में, वो कहलाएगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है सर, अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो फिर क्या होगा? रिलेटिव मोशन, मान लीजिए ए की स्पीड ज्यादा है, बी की कम है, तो वो स्लिप कर जाएंगे, ए और बी पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप कर जाएंगे, तो रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा। अगर बी की स्पीड ज्यादा हो गई तो भी रिलेटिव मोशन हो जाएगा, ए की स्पीड ज्यादा हो गई तो भी रिलेटिव मोशन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तभी प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप कर गए तो फिर रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा, वो स्लिप कर जाएगी सरफेस, है ना, स्किड कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि मडी सीजन या जब रेनी सीजन में आप एक्सेलरेट कर दो कार को, तो रोल ज्यादा करता है, आगे कम बढ़ता है, तो दैट इज रोलिंग विद स्लिपिंग, है ना, कम आगे बढ़ रहा है एक ही जगह, मतलब रोल ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो प्योर रोलिंग हो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, ये बच्चों कहलाता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। उसी के बारे में हम लोग को पूरा जो डिस्कशन होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा इसी के अराउंड घूमेगा, है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है सर, क्या हमारे पास विद स्लिपिंग वाले सवाल भी आएंगे? नहीं, कभी नहीं आएंगे विद स्लिपिंग वाले सवाल, हमेशा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों मेन हेडिंग डाल लीजिए रोलिंग मोशन, इसमें एक दो पॉइंट्स लिखवा देता हूं और क्या पढ़ना है वो लिखवा देता हूं, फिर और आगे का डिस्कशन करते हैं। लिखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ it is combination of translation plus rotation. It is combination of translation plus rotation. अगली लाइन से लिखिए, we will discuss about we will discuss about we will discuss about pure rolling, we will discuss about pure rolling or rolling without slipping or rolling without slipping. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों,
in pure rolling, in pure rolling, in pure rolling, there should be, in pure rolling, there should be in pure rolling, there should be no relative motion. In pure rolling, there should be no relative motion between points of contact. Between points of contact. ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने जब ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन की, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। वैसे ही रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ना है। तो रोलिंग मोशन के पहले हम लोग स्पीड चेक करेंगे हर पॉइंट की, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे हर पॉइंट का। तो आइए दोनों चीजें एक एक करके पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों अगली, वेलोसिटी, ब्रैकेट में लीजिएगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यानी टी प्लस आर, वेलोसिटी इन केस ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जैसे जो रिंग या डिस्क या स्फीयर का जो पॉइंट है, जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, मान लीजिए रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड कम ज्यादा हो गई। नो रिलेटिव मोशन कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए होनी चाहिए वो वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों की वेलोसिटीज बराबर नहीं हुई, कम ज्यादा हो गई, तो फिर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए ए ज्यादा हो गया बी से, तो ए तेज भाग जाएगा तो स्लिपिंग हो गई, बी तेज हो गया तो बी तेज भाग जाएगा, फिर से स्लिपिंग हो जाएगी। तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों की वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब प्योर रोलिंग होगी। अगर ये नहीं मेंटेन हुआ तो फिर गड़बड़ है। अच्छा बच्चों, थोड़ा वेलोसिटी पे बात करते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। हाँ बोलिए। हाँ प्योर रोलिंग ये है जहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं ए और बी के बीच में, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे ना कि जो आप रोड पे साइकिल या ट्रक या बसेस चलते हुए देखते हैं, सारे प्योर रोलिंग है, एक्सेप्ट कि जैसे कोई मड में चीज स्किडी हो जाए सरफेस, है ना, तो वहां पे स्लिप हो जाती हैं कारें, है ना। जैसे बारिश के सीजन में बिल्कुल हो गया है, मान लीजिए मडी रोड है तो वहां पे स्लिपिंग हो जाएगी, या आप हाँ स्लिप कर जाएं, जहां पे स्लिपिंग हो जाए। जैसे कई बार आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो स्लिप कर जाती है, या कार में ब्रेक लगाते हैं, बाइक में ब्रेक लगाते हैं, आप स्लिप कर जाते हैं, दैट इज नॉट प्योर रोलिंग। वहां पे दोनों, क्योंकि रोड ऐसी है, रोड तो रेस्ट पे है, पर आपकी जो बाइक कार है वो स्लिप कर जाती है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो स्पीड है वो ज्यादा होती, तो वो हो जाता है, वो प्योर रोलिंग का एग्जांपल नहीं, दैट इज रोलिंग विद स्लिपिंग, है ना। रोल भी हो रहा है, स्लिप भी हो रहा है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों के वेलोसिटीज बराबर होने चाहिए। क्लियर है सबको? बोलिए बच्चों एक बार, आया बच्चा समझ में ये प्योर रोलिंग क्या होता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग? अभी तो हम लोग इस पे बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, पर ओवरऑल तो आपको समझ में आया ना कि अच्छा ये प्योर रोलिंग होती है, ये रोलिंग विद स्लिपिंग है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। ये आइडिया थोड़ा बहुत लगा है क्या आप लोग को? एक ही बच्चे को लगा है, लग रहा, बाकी लोग पता है? अच्छा चलिए ठीक, ओके। वेलोसिटी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो कोई भी चीज अगर ट्रांसलेट कर रही है और रोटेट भी कर रही है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक है। तो जरा ध्यान देखिए बच्चों, जनरली मैं एग्जांपल लूंगा व्हील्स यानी रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, शेल का, पर ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन उन्हीं का हो सकता है। रॉड का भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है। जैसे ये पेन देखिए, मैं पेन को फेंक दिया, ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। आप रिंग फेंक दीजिए, डिस्क फेंक दीजिए,
है ना, वो सब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के। तो मैं सर्कुलर लूंगा क्योंकि ज्यादातर उन्हीं पे बेस्ड सवाल आते हैं, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन पॉसिबल है। करना कैसे है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को सॉल्व, देखिए मान लीजिए बच्चों ये रिंग है या डिस्क है, इसके सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है, उसको हम लोग लिख देते हैं VCM, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, कुछ इसकी एंगुलर स्पीड ले लेते हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड ले लेते हैं कुछ ओमेगा। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करे? हाँ, एनीथिंग फ्री टू रोटेट इज ऑलवेज गोइंग टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन सर अभी देखिए आपने पिछले ही कुछ सवाल कराए थे जहां पे ये देखिए यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, इसके बाद सर पिछली क्लास में भी जैसे ये वाले एग्जांपल में भी देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो देखिए मैंने यही बोला कि जो फ्री टू रोटेट है, ये फ्री टू रोटेट है क्या? ये रॉड ये फ्री टू रोटेट नहीं है, आपने इसको क्लैंप कर दिया है यहाँ पे, दिस इज नॉट फ्री टू रोटेट। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने डिस्क को क्लैंप कर दिया, तो ये फ्री टू रोटेट नहीं है। फ्री टू रोटेट ये है, पेन को फेंक दिया, ये किसी से क्लैंप नहीं है, ये मूव कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ घूमेगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज क्लैंप नहीं है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी। बच्चों क्लियर हुआ कि आपको कि कब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा? कब? जब फ्री टू रोटेट है, सेंटर ऑफ मास क्लैंप कर देंगे तो जिस पॉइंट से क्लैंप करेंगे उसके अबाउट रोटेट होगी। तो ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रही है और किसी भी पॉइंट की आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है। मान लीजिए बच्चों मैं पूछ देता हूं आपसे पॉइंट ए की वेलोसिटी, ठीक है, पॉइंट ए की वेलोसिटी। तो पहले तो बच्चों चूंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है, तो आप पॉइंट ए का सबसे पहले ट्रांसलेशन की स्पीड लिखिएगा, तो VCM है उसके पास ट्रांसलेशन, तो VCM एज इट इज आ जाएगा। सर ये VCM क्यों लिख रहे हैं? वो तो सेंटर ऑफ मास के पास है ना। देखिए अगर मान लीजिए ओमेगा नहीं होता, थोड़ी देर के मान लेते हैं रोटेशन नहीं होता, केवल ये ऑब्जेक्ट VCM से ये पूरी चीज जो है ना वो आगे जा रही होती है ना, और सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड VCM होती, तो हर पॉइंट इस डिस्क का या इस रिंग का वो VCM से ही जा रहा होता। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को बच्चों? है ना। अब चूंकि रोटेशन हो गया है तो एक काम करेंगे, लीनियर स्पीड तो हमने उसकी जोड़ दी है, हमें रोटेशन वाला फैक्टर और काउंट करना पड़ेगा, तो रोटेशन वाला फैक्टर और काउंट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए बच्चों अगर ट्रांसलेशन ना हो रहा होता, केवल ओमेगा होता, रोटेशन होता, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होती और किस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी होती, कोई बता पाएगा? रेडियस R ले लीजिए आप इसका। अगर मान लीजिए VCM ना होता, केवल R ओमेगा होती, और डायरेक्शन क्या होता R ओमेगा का? -J होता, +I -J +K किधर होता? पॉइंट ए के बारे में पूछ रहा हूं, ओमेगा की डायरेक्शन दी हुई है -K, लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा हूं बच्चों, +I होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये R ओमेगा होती, तो देखिए एक तो ट्रांसलेटरी वाला आपने काउंट कर लिया और एक R ओमेगा इस डायरेक्शन में काउंट कर लिया, ठीक है। तो पॉइंट ए की अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूं, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो हमेशा देखिए बच्चों किसी भी पॉइंट की आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसका ट्रांसलेशन वाला लिख दीजिए सबसे पहले। ट्रांसलेशन वाला हमेशा VCM के बराबर होगा हमेशा, और रोटेशन वाला R ओमेगा के बराबर होगा। इस वाले केस में VCM और R ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप VCM I कैप और प्लस R ओमेगा I कैप कर दीजिएगा। लेकिन हर केस में R ओमेगा VCM किस डायरेक्शन में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए अभी ये पॉइंट A लिया था, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे B, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसकी VCM किधर होगी? VC मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो वेलोसिटी इसके पास आएगा वो किधर होगा? ट्रांसलेटरी वाला फॉरवर्ड। देखिए बच्चों VCM में, इसमें ट्रांसलेशन वाले में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ट्रांसलेशन हमेशा जिधर सेंटर ऑफ मास जाएगा उधर ही ट्रांसलेशन वाला कंपोनेंट होगा, और रोटेशन वाला किधर होगा बेटा? रोटेशन वाला R ओमेगा, ऐसे रोटेशन हो रहा है तो R ओमेगा ऊपर की तरफ होगा +J कैप। तो बेटा देखिए अगर आप B पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, जिसको समझ में नहीं आया भाई जिम्मेदारी आपकी है, रोक के पूछ लीजिएगा, VCM I कैप प्लस R ओमेगा J कैप। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बोलिए। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, कुछ लोग हो सकता है ये डाउट पूछे और नहीं पूछे, तो किसी के दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि सर बार बार आप R ओमेगा क्यों लिख रहे हैं? आप एक काम करिए ना, R ओमेगा VCM को R ओमेगा के बराबर कर दीजिए। देखिए हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक कंडीशन में होता है VCM R ओमेगा के बराबर।
जो कि आपके सवालों में मोस्टली VCM बराबर आर ओमेगा होगा, पर वो हमेशा VCM बराबर आर ओमेगा होगा ऐसा नहीं है। कब होगा मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ये अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि सर बार बार इसको क्यों अलग अलग लिख रहे हैं, इसको भी VCM ही कर लीजिए, तो ऐसा हमेशा नहीं होता, मैं बताऊंगा कब होता है। तो बेटा पॉइंट बी की वेलोसिटी ये हो गई, ए की लिख दिया, बी की लिख दिया। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी तो फटाफट से मुझे सी के बारे में, सी तो है हमारे पास, डी मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे डी है, इसकी ट्रांसलेशन वाली बता दीजिए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी के लिए ट्रांसलेशन प्लस आई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपको, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी पॉइंट का ट्रांसलेटरी कंपोनेंट जो होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास, वो वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा आर ओमेगा के बारे में क्या कहेंगे, आर ओमेगा बैकवर्ड होगा, आर ओमेगा होगा माइनस आई कैप। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी लिखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी लिखेंगे VCM आई कैप, ठीक है, और प्लस आर ओमेगा माइनस आई कैप। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई आप सभी को? इसी तरह से जब आप ये डी हो गया, मान लीजिए मैं ई पॉइंट के बारे में कहना चाहूंगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। वेरी गुड। आर ओमेगा के बारे में क्या कहेंगे, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे। बच्चों आर ओमेगा जो होगा वो माइनस जे कैप होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए आर ओमेगा इस तरह से रोटेशन हो रहा है ना, तो आर ओमेगा इधर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आर ओमेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये तो मैंने 4 आपके स्टैंडर्ड पॉइंट लिख दिए। मान लीजिए आप, मैं दिखाऊंगा अभी स्लाइड, आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। मान लीजिए किसी रैंडम पॉइंट पे आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये एक रिंग है और स्टैंडर्ड जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं उस पे नहीं पूछता है, उसके अलावा किसी पॉइंट पे पूछ देता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ बढ़ रहा है मान लीजिए VCM से, और एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा है। किसी भी डायरेक्शन में VCM हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ओमेगा हो सकता है। तो जिधर VCM है उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी करिएगा, और ओमेगा के लिए सोचना पड़ेगा, आर ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी यहां ले लेता हूं, ठीक है, और ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बनाता हुआ पॉइंट डी है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी की बात करूं तो ट्रांसलेटरी मोशन किधर हो रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन वाला प्लस आई कैप VCM आई कैप। अच्छा बच्चों जो आर ओमेगा देखिए, थोड़ा सा आर ओमेगा के लिए, आर ओमेगा बताइए बच्चों किधर रख दो, प्लस आई माइनस जे प्लस के, किधर रखना चाहिए आर ओमेगा? रूट ले ले, टेंजेंट टू द पॉइंट डी। तो बच्चों देखिए आर ओमेगा ऐसा सही लिखा है क्या, टेंजेंट सही है, ये अभी सही है, ठीक है। अब बेटा देखिए अब आर ओमेगा कुछ इस तरह से होगा, जैसे आप आई कैप जे कैप में मेंशन करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको VCM आई कैप, तो फिर आपको आर ओमेगा के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक्स के अलाउंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वाई के अलाउंग कंपोनेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है। अगर आप स्पीड बताना चाहें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीड बताना थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे, कि भाई ये v है, ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो देखिए इनके बीच का एंगल ये थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो देखिए V आई कैप VCM आई कैप आपने लिख दिया है, ये VCM है, और आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, और आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों की, मतलब आपने वेक्टर फॉर्म में बता दिया। लेकिन अगर आपको स्पीड बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, तो बच्चों देखिए दो वेक्टर पता है, उनके बीच में एंगल थीटा पता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डायरेक्ट लगा के स्पीड बता सकते हैं। बोले ठीक है? नहीं समझ आया क्या बच्चों ये जो मैंने लास्ट में बोला है? तो अगर आपसे स्पीड पूछा जाए डायरेक्ट, तो आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट स्पीड बता दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कोई फॉर्मूला नहीं बच्चों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई फॉर्मूला याद करें, सवाल में अभी आपको कराऊंगा, आप देखेंगे कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला उनमें से नहीं है। तो बच्चों अगर कहीं पे भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है और आपसे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, ध्यान रखिएगा चूंकि ट्रांसलेशन है और रोटेशन है, यानी आपको ट्रांसलेटरी कंपोनेंट भी लिखना पड़ेगा और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो भी लिखनी पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन वाली हमेशा ध्यान रखिएगा VCM, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमेशा VCM। देखिए हर एक में VCM जो सेंटर ऑफ मास की
वेलोसिटी होगी, जो उसका डायरेक्शन होगा वही ट्रांसलेटरी मोशन में कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन एग्जैक्टली वही आएगी। रोटेशन में आर ओमेगा होगा, उसके बारे में आपको हर पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने सारे पॉइंट सरकमफ्रेंस में लिए हैं, अगर बच्चों मैं एक भी पॉइंट इनमें से सरकमफ्रेंस पे लेकर ना लेकर यहां पे ले लूं ए डैश, जो कि यहां से आर दूरी पे ना होके r/2 दूरी पे है, तो मुझे बस बता दो इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर आप चेंज करेंगे या दोनों चेंज करेंगे? ये वाला चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? VCM तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज होगा। अच्छा क्या चेंज होगा इसमें आर ओमेगा में? आर की जगह r/2 हो जाएगा बस, है ना। बाकी चूंकि इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो r/2 ओमेगा इस डायरेक्शन में, VCM इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के लिए आप इसमें कोई भी इस ऑब्जेक्ट में कोई पॉइंट दे दिया जाए, आप सारे पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए बच्चों, वेलोसिटी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, चारों पॉइंट्स के बारे में वेलोसिटी लिखिए। जो जो मैंने समझाया उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। फिर एक सवाल देता हूं। हे भगवान, पूरा कहाँ थे आप लोग? लीव हो गए थे या ऐसी, मतलब समझ में नहीं आया? पूरा नहीं समझ में आया बेटा? सर समझ नहीं आया स्टार्टिंग से थोड़ा। चलिए सर ठीक है, बताएंगे। लेकिन आप जो 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 पूछना चाहते हैं आप पॉइंट मतलब क्रिस्प करके, कि सर ये नहीं समझ में आया पूरा, तो देखिए बहुत देर से हम लोग 45 मिनट लगभग आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो मुश्किल। आप थोड़ा पॉइंट बना लीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। रुक जाइए बच्चों, लिखने दीजिए, अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर अगली स्लाइड लगाएंगे। अगर कोई पॉइंट क्रिस्प पॉइंट है बेटा कि सर ये कैसे लिख दिया, या इसको नहीं, ये पॉइंट इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसा कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्यों नहीं आया बेटा आपको आर ओमेगा समझ में? कितनी देर से हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा आर ओमेगा समझ में? कोई चीज है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए पार्टिकल है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो बताइए अगर इस पॉइंट पे ये पार्टिकल पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? अब इसका आंसर पता होना चाहिए बेटा आपको। चलिए जल्दी से बोलिए, डरने वाली बात नहीं है, जो आपको लग रहा हो। अगर ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो पॉइंट ए पे जब पहुंचेगा उस समय इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? केवल सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। सर ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी और इसके इक्वल होगी। नहीं, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और वो यहाँ पे है सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे है, तो आप मुझे बस बताइए इस मोमेंट पे उसके पास कितनी स्पीड है और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ये जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। बोलिए बोलिए। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वेलोसिटी और जे गैप में है सर, ट्रांसलेशन आई गैप में और ट्रांसलेशन जे गैप में पॉजिटिव सर। ओके, और जो कह रहे थे हमें आर, आप ही बोल रहे थे बेटा आर ओमेगा कंपोनेंट नहीं समझ में आया, या कोई और बोल रहा था? आप ही बोल रहे थे? कोई और था। अरे जो बोल रहे थे वो माइक लीजिए जल्दी से। देखिए मुझे समझना पड़ेगा ना आपको क्या नई चीज समझ में आ रही है, उसी को समझाएंगे। बोलिए, अगर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते हुए पॉइंट ए पे पहुंच गया है, तो इस समय इसके पास कितनी स्पीड होगी और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दीजिए। रोटेशन भूल जाइए, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नहीं हो रहा है। एक पार्टिकल है ए पॉइंट, ये एक पार्टिकल है, ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, बस गोल गोल घूम रहा है। ये पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में बस गोल गोल घूम रहा है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है।
जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है तो उसके पास कितनी स्पीड है, कितने डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या है। जिन्होंने बोला है आर ओमेगा बेटा बताइए। सर्कुलर मोशन तो हम लोग पर, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। प्लस जे कैप में होगी, बिल्कुल सही है, एकदम सही बता रहे हैं आप, जे कैप में होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, अभी तो बताया बच्चे, आर ओमेगा। अब आर ओमेगा होगी ना, तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास स्पीड होती है आर ओमेगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। तो अब जैसे इसमें भी कोई पॉइंट ले लीजिए, तो ए पॉइंट लेना है तो उसका ट्रांसलेटरी तो वीसीएम हमेशा ही रखना है, वीसीएम ईसीएम। आर ओमेगा जो है वो हर पॉइंट के लिए चेंज होगा, तो आर ओमेगा तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। तो टेंजेंशियल देखिए ऊपर भी हो सकती है, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन ऊपर ही लिया क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसे जैसे घूम के आएगा तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, इसलिए आर ओमेगा ऊपर। यहां पे देखिए इधर पीछे ली है आर ओमेगा, क्योंकि ऐसे घूम के आएगा तो आर ओमेगा पीछे। इधर ऐसा घुमा रहे हैं तो आर ओमेगा नीचे की तरफ होगा इस पॉइंट का। ठीक है, और पूछिए अगर, और पूरा रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों, इसका मतलब फिर आप सुन ही नहीं रहे थे। कोई पिन पॉइंट अगर आपको डाउट होगी सर ये क्यों कर दिया तो जरूर पूछिए। हाँ हाँ नहीं सर, बस यही सोचना था। हाँ हाँ। अब बच्चों हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ लिया, मैकेनिक्स ऑलमोस्ट डन है, ग्रेविटेशन शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब आपके पास काफी सारा कंटेंट है और हर चीज दिमाग में आपके होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भूल जाओ ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, फॉर्मूले तो ज्यादा है नहीं मैकेनिक्स में। सर अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा का कंपोनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा, हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास केवल ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं है, सही बात। बच्चों अगर कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ चलें, बताइए। लिखिए लिखिए। चलिए, जो लोग लिख चुके हैं मैं उनके लिए एक सवाल लिख देता हूं। ये बच्चों साइड में लिखा हुआ है सवाल, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों की, एक रॉड है, देखिए इस बार मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं, रॉड ले रहा हूं, और रॉड के पास ये सेंटर है बच्चों, सेंटर की जो स्पीड है वीसीएम वो 8 मीटर पर सेकंड है। जो रॉड की लेंथ है बच्चों टोटल वो 4 मीटर है, और जो रॉड है वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं, आपको उन पॉइंट्स की मुझे स्पीड बतानी है। पहला पॉइंट है बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट है रॉड का ए, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी जो कि सेंटर से 1 मीटर नीचे है। तो दोनों पॉइंट ए की स्पीड बतानी है आपको और पॉइंट बी की स्पीड बतानी है। बच्चों बिल्कुल बेसिक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लीनियर स्पीड और रोटेशन की वजह से जो स्पीड आएगी उनका वेक्टर सम करना है, बस कुछ नहीं है और। हम्म हम्म हम्म। और डायरेक्शन बता दीजिए। पहले का 28, दूसरे का 2000। और डायरेक्शन दोनों आई कैप की तरफ जाएंगे। ओके अच्छा, पहला वाला आई जाएगा, दूसरा माइनस आई जाएगा। ओके ठीक है, आइए बच्चों एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।
ध्यान सुनिएगा। ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो मुझे बता दीजिए बच्चों, जैसे ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास यानी ट्रांसलेशन वाली जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी ट्रांसलेशन वाली? बिल्कुल सही बात है बेटा, 8 आई कैप, एकदम सही है। ये ट्रांसलेशन वाली है, मैं इसको टी लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, रोटेशन की वजह से बच्चों स्पीड आएगी, क्योंकि ओमेगा दिया है, रोटेट कर रही है। तो बताइए रोटेशन की वजह से जो पॉइंट ए की स्पीड आएगी उसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन कितना? प्लस आई कैप ही रहेगा बच्चों या चेंज होगा? प्लस आई कैप। अब जिनको देखिए डाउट आ रहा था कि तो ओमेगा ऐसा है ना बेटा, ऐसा घूम रहा है, तो पॉइंट ए की वजह से देखिए इधर आएगा राइट के साइड, तो आर ओमेगा। अब चूंकि यहां से यहां की दूरी बेटा 2 मीटर है, ठीक है, ये तो आर की वैल्यू 2 हो गई और ओमेगा 10 है, 10 × 2 20 हो जाएगा। बोलिए ठीक है ना? तो नेट हो जाएगी बेटा 28 आई कैप, ठीक है। नेट जो होगी पॉइंट ए की वेलोसिटी वो होगी 28 आई कैप या 20 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नरनौल पाठशाला 03 कितने बच्चों का आ गया था? नरनौल 03 हाथ उठा दीजिए जिनका आ गया था, क्या बात है। मथुरा पाठशाला 202 आया था बच्चों किसी का? अरे वाह, गुड गुड गुड। सिरसा पाठशाला 01, सिरसा 01 कितने बच्चों का आया था? ठीक है, जिनका भी कंफ्यूजन है आप बच्चों देखिए, जिम्मेदारी है, आपको पूछना पड़ेगा। हल्द्वानी पाठशाला 01, हल्द्वानी 01 कितने बच्चों का आ गया था? ठीक। अब बच्चों ये ए की हो गई। अगर मैं बी के बारे में आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, तो ट्रांसलेशनल वाला कंपोनेंट बी के बारे में कितना बोलेंगे? ट्रांसलेशन वाला पहले, केवल ट्रांसलेशन 8 आई कैप। बच्चों देखिए ट्रांसलेशन में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो वीसीएम होगा वही ट्रांसलेशन होगा। अच्छा, रोटेशन के बारे में क्या कहेंगे, किस डायरेक्शन में और कितनी रोटेशन? माइनस का 10 आई कैप, ठीक है, क्योंकि 10 आर ओमेगा रखेंगे ना, तो देखिए आर 1 है, ये दूरी 1 है और ओमेगा 10 है, और चूंकि रोटेशन इधर हो रहा है तो ये पॉइंट बी की इधर जाने की टेंडेंसी होगी। तो देखिए +8 आई कैप ट्रांसलेशन की वजह से और -10 आई कैप रोटेशन की वजह से, नेट आ जाएगी बच्चों -2 आई कैप, यानी 2 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड्स होगी पॉइंट बी की स्पीड। बोलिए क्लियर है क्या बच्चों ये? ठीक है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगी सर ये ऐसा क्यों हो गया या इसके जगह ये भी कर सकते हैं, बेझिझक पूछिए, बाकी समझ में आना चाहिए आपको। एक और सवाल कर लेते हैं। क्या क्या? -j। देखिए बेटा -j, देखिए ये रोटेशन इस तरह से हो रहा है ना ऐसे, तो आप बस जैसे आप रोटेशन सोच रहे हैं ना, तो केवल रोटेशन का सोचिए, ट्रांसलेशन भूल जाइए। तो जैसे मान लीजिए रॉड है, ठीक है, और रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और यहां पे है आपका पॉइंट बी। तो आप सोचिए कि पॉइंट बी किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा ना पॉइंट बी, पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसलिए माइनस आई कैप। माइनस जे कैप तो तब होता जब नीचे होता। क्लियर है? एक और सवाल बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा, बहुत आसान, बहुत बेसिक, उम्मीद करता हूं सबका सही होगा। जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में फॉर्मूला बताया था उसी पे बेसिस पे है। बच्चों ये रिंग डिस्क जो भी मानना है मान लीजिए, इसकी जो लीनियर स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और रेडियस इसका बेटा 2 मीटर है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड, और यहां पे बच्चों एक पॉइंट ए है, ठीक है। आपको इसकी नेट स्पीड बतानी है, और पॉइंट ए का जो एंगल दिया हुआ वर्टिकल से वो 60 डिग्री है। तो नेट स्पीड ऑफ ए, यानी वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं बच्चों, मैं आपसे स्पीड पूछ रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड, ए की नेट स्पीड कितनी होगी? अगर सिंप्लीफाई होके कोई अच्छा सा आंसर नहीं आ रहा हो तो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना कर लीजिए, ज्यादा मत आप करिए। ओके, अंडर रूट, अंडर रूट मतलब रूट के अंदर 10√3 आ रहा है ऐसा? अच्छा 10√3 आ रहा है, ओके ओके।
आइए बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कोई कुछ बताना चाहे बच्चों, या अभी देख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो फिर भी पूछ लीजिए। जब भी हम ए की स्पीड की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी लिखेंगे। तो ट्रांसलेटरी बच्चों इसके पास 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये देखिए ट्रांसलेटरी में लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और रोटेशन की वजह से जो देखिए बच्चों, जो इसके पास रोटेशन वाला कंट्रीब्यूशन होगा वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है, और वैल्यू होगी आर ओमेगा। आर 2 है, ओमेगा 5 है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं आर इंटू ओमेगा, यानी ये भी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों 10 मीटर पर सेकंड है। एंगल की बात की जाए बच्चों, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एंगल की बात करते हैं, थोड़ा सा एंगल के बारे में सोचते हैं। तो एंगल क्यों निकाल रहे हैं उसका लॉजिक ये बच्चों की देखिए, दो वेक्टर पता है, अगर इनके बीच का एंगल पता चल गया तो सीधे हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ये 60 है, ये 60 है, ये 30, तो बेटा इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए। ये 60, ये 60, ये 30, तो ये 60 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 बेटा 1/2, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड। ये नेट स्पीड आएगी पॉइंट ए की। देवरिया पाठशाला आया है बच्चों 206, कितने बच्चों का आ गया था? क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। जिनका नहीं आया था पूछ लीजिएगा राजा बेटा, है आपकी जिम्मेदारी है। रायबरेली, रायबरेली पाठशाला 205, कितने बच्चों का आ गया था रायबरेली में? बहुत बढ़िया। जिनको लग रहा है कि सर ये क्यों लिख दिया या ऐसा एंगल क्यों आ गया, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, कि अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन हो रहा हो तो आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को किस तरह से लिखिएगा, वो ये। अगली हेडिंग डाल लीजिए एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के लिए, अब उसी तरह से एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के लिए। बोलिए बोलिए। कर सकते बेटा, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा और साइन भी लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आप कॉस लेंगे तो 10 cos 60, तो ये वाला कंपोनेंट 15 हो जाएगा, लेकिन 10 sin 60 भी आएगा 5√3, तो फिर आप बताइए ना, तो हाँ जो साइन कंपोनेंट होगा, हाँ हाँ, वो तो उसको वो रोटेशन में हेल्प कर रहा है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आपने VCM निकाल दिया, ये ट्रांसलेशन वाली है, और ये जो आर ओमेगा कर रहे हैं, ये जो आर ओमेगा ये रोटेशन है, ठीक है। अब अगर आप जैसे दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं आप, तो दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरा तरीका है कि इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट ले लीजिए, एक VC के अलॉन्ग कंपोनेंट ले लीजिए, एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिए। जब अगर इसके अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो VC प्लस आर ओमेगा cos थीटा आएगा, मान लीजिए मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर ओमेगा साइन थीटा आएगा, ठीक है। फिर चूंकि नेट स्पीड सवाल में पूछा गया है, तो फिर आप अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिएगा, तब नेट स्पीड आएगा, क्योंकि ये आई कैप और जे कैप में है, ठीक है। आइए बच्चों एक्सेलरेशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में। तो कोई भी चीज बच्चों अगर रोटेट कर रही है, और हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग एक्सेलरेशन ब्रैकेट में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। एक्सेलरेशन ब्रैकेट में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालना है देख लीजिए एक मिनट। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर हो सकता है, रॉड हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होना चाहिए। मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सेलरेशन है वो ACM है, ठीक है, और बच्चों इसका रोटेशन हो रहा है कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ठीक है। अब हमसे फिर से एक बार मैं स्टैंडर्ड जो पॉइंट है उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को लेता हूं बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर बाकी सारे पॉइंट्स का भी नेट एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए के एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों।
तो चूंकि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है तो दोनों कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन वाले और रोटेशन वाले। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वाले की बात करते हैं, फिर रोटेशन वाले के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसलेशन बच्चों देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए में सबसे पहले तो बच्चों आपको जोड़ देना चाहिए ACM, ठीक है, ये सबसे पहले जुड़ जाएगा ACM, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ACM सबसे पहले जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि ये पॉइंट ए देखिए तो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए तो ACM आ गया। अब रोटेशन वाले कंपोनेंट्स लिखना पड़ेंगे। तो रोटेशन वाले कंपोनेंट बच्चों अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, मेरी मदद करना चाहे कि सर रोटेशन में ये वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ट्रांसलेशन वाला तो ACM कंफर्म है। रोटेशन की वजह से कौन सा कंपोनेंट आएगा, किसी के दिमाग में आ रहा हो? R अल्फा, वेरी गुड, एकदम सही बात है। R अल्फा डायरेक्शन किधर होगी? R अल्फा की फॉरवर्ड, एकदम R अल्फा लिख दिया। R अल्फा देखिए बच्चों, सर क्यों लिख रहे हैं आप R अल्फा? बच्चों आप अगर कोई पार्टिकल जिसके पास एंगुलर एक्सलेशन है तो एक टेंजेंशियल एक्सलेशन आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है R अल्फा। मैंने जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके पास एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सलेशन आ जाएगा R अल्फा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से आ गया और R अल्फा रोटेशन की वजह से आ गया, ठीक है। बच्चों इसके अलावा एक और कंपोनेंट होगा, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता सकता है। ACM ट्रांसलेशन की वजह से आ गया, R अल्फा रोटेशन की वजह से आ गया। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं बच्चों, देखिए ये पार्टिकल है, इसके पास ट्रांसलेशन तो है, रोटेशन कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। ये जो एक्सलेशन आया है ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है R अल्फा, लेकिन चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों एक, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, बिना सेंट्रीपिटल एक्सलेशन से सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। तो ए सेंट्रीपिटल और आएगा। अच्छा, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू याद है किसी को सर्कुलर मोशन से? एक सेकंड ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ जाएगी V²/R या फिर ओमेगा स्क्वायर R, जो भी आप लिखना चाहे। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा हो तो एक्सलेशन के 3 कंपोनेंट लिखिएगा। एक तो सिंपल अपना ACM जो ट्रांसलेशन वाला है, रोटेशन में 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो R अल्फा आएगा क्योंकि अल्फा उसका एंगुलर एक्सलेशन है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन R अल्फा आएगा। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आएगा V²/R। सर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्यों लिख रहे हैं? कारण है कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के बिना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तभी 0 हो सकता है जब ये रोटेट ही ना हो रहा हो, मतलब पॉइंट ए रेस्ट पे हो, ठीक है। अगर रोटेशन हो रहा है तो फिर आपको सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लिखना पड़ेगा जो कि V²/R या फिर ओमेगा² हो सकता है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स आएंगे। हाँ बोलिए, कोई क्या डाउट है पूछिए। देखिए सूडो फोर्स नहीं बोलिए, बहुत गड़बड़ बात करिए, लेकिन मैं पहले 2 पॉइंट आपको बताता हूं। सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर कैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है? ये देखिए, ये एंगुलर वेरिएबल आप किसी ट्रांसलेशन के साथ तो रोटेट एसोसिएट नहीं कर सकते ना। एंगुलर एक्सलेशन है मतलब रोटेशन हो रहा होगा। ये आपको कैसे चलता हुआ दिखेगा? जैसे जो कार के व्हील्स हैं या साइकिल के व्हील्स हैं वो आपको कैसे चलते हुए दिखते हैं? ऐसे चलते हुए दिखते हैं। तो रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। रोटेशन हो रहा है मतलब रोटेशन क्या होता है? बहुत सारे जब पार्टिकल मिलके एक ही मतलब इस तरह से घूमने लगते हैं कि उनके सेंटर एक ही जगह आते हैं, उनको सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन, जितने भी इसके पार्टिकल है ना वो सारे के सारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। रोटेशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है? सर्कुलर मोशन होता है एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करे वो सर्कुलर मोशन। रोटेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जब सर्कुलर मोशन करने लगे सच दैट उनका सेंटर एक ही जगह। जैसे ये देखिए, ये सारे ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्सेप्ट सेंटर, क्योंकि सेंटर उसके पास कोई एंगुलर मतलब है नहीं, एंगुलर कंपोनेंट है ना, वो तो सेंटर है, उसके अबाउट सारे रोटेशन कर रहे हैं, सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन नहीं होता तो ओमेगा किसके लिए आप बोल रहे हैं? ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। दूसरा आपने कहा कि सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है।
किसी बच्चे को याद हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने कब बताया था, कब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं? एग्जैक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी की फ्रेम में चले जाए, तब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना इंपॉर्टेंट बच्चों, जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने उस समय ये बताया था, अगर ये एक्सेलरेशन ना हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना हो, तब भी सर्कुलर मोशन तो हो सकता है, लेकिन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं। तो कहीं पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही। तो ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों, जब भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो, ट्रांसलेशन वाला तो आप लिख दीजिए एसीएम, लेकिन रोटेशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आर अल्फा आएगा और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, उन दोनों का ध्यान रखना होगा। चलिए आइए बच्चों, पॉइंट बी के बारे में आप बताइए, ट्रांसलेशन वाला किधर होगा? पॉइंट बी के बारे में बताइए, ट्रांसलेशन वाला किधर होगा? ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही बात है, प्लस आई कैप होगा, वेरी गुड। और रोटेशन वाला किधर होगा? रोटेशन वाला प्लस जे कैप आर अल्फा, और कोई एक तीसरा वाला भी आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, वो टुवर्ड सेंटर आएगा और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, बोलिए ठीक है ना? ए बी सी इधर है, मैं बच्चों इसको डी ले लेता हूं, ये वाले पॉइंट। इसके बारे में बताइए, ट्रांसलेशन वाला किधर आएगा? प्लस आई कैप, फॉरवर्ड की तरफ हो गया। और रोटेशन वाला किधर आएगा? आर अल्फा, ठीक है ना? और सेंट्रीपिटल किधर आएगा? सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, और वैल्यू बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा किसी पॉइंट का। तो लिख लीजिए बच्चों ये 3 पॉइंट ए बी डी, और ई का थोड़ा सोच के बनाइए अपने डायग्राम अपने कॉपी में किधर होगा, फिर मैं समझाता हूं डी का। बी का कहां पे? हाँ, ये भी बढ़िया पॉइंट पूछा यार बच्चों, देखिए बहुत बहुत औसम पॉइंट है कि सर ये जो एसी में आप ये वी स्क्वायर बाई आर यूज कर रहे हैं, ये वी किसकी स्पीड है? कोई बच्चा इसमें मदद करेगी सर, ये किसकी स्पीड है? वी सेंटर ऑफ मास की है या किसी की भी ले सकते हैं, या उस पार्टिकल की ही होनी चाहिए? क्या लगता है बच्चों? बढ़िया डाउट है ये। मैं आप सवाल फिर से पूछता हूँ कि ये जो v है ये वीसीएम है या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, या आप कह रहे हैं कि सर कोई भी रख दीजिए, दोनों बराबर होते हैं? ओके, ओके, ठीक है। देखिए इसमें जो आंसर है ना बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये आंसर है। ठीक है, ये नहीं रख सकते, आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल रखनी पड़ेगी। सर दोनों तो सेम ही होती है, कुछ भी रख दीजिए, नहीं दोनों सेम नहीं होती। देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है, वीसीएम तो केवल यही था ना, आर ओमेगा ये। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आप ये यूज करेंगे, आप ये नहीं यूज करेंगे, आप ये नहीं यूज करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा आप वो यूज करेंगे। ठीक है, वीसीएम और आर ओमेगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, और वही यूज की जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा, और वीसीएम नहीं होगा वो। हम्म, ठीक, आइए बच्चों। मैं, हाँ, एसीएम किसकी किसकी डायरेक्शन सेम ले ली है?
डी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ होगा, ठीक है, सेंटर की तरफ होगा, और एसीएम तो कभी चेंज नहीं होता, तो एसीएम भी अंदर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर आर भी अंदर की तरफ होगा, और आर अल्फा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। बच्चों ई वाला हुआ है क्या, ई वाला? ई मतलब ये वाला, इसमें डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, ई, ठीक है। देखिए ई पे कुछ ऐसा आना चाहिए बच्चों, ई पॉइंट के अगर मैं ड्रॉ करूं तो ई पॉइंट पे एसीएम ऐसा होना चाहिए, और आर अल्फा किधर रखेंगे बच्चों, आर अल्फा ई पॉइंट पे, ये है ई पॉइंट, आर अल्फा नीचे की तरफ होना चाहिए, और बताइए। ये एसी कुछ इस तरह से आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। चलिए एक बार जरा हाथ उठाइएगा बच्चों। मुरादाबाद पाठशाला 011 कितने लोगों ने सही ड्रॉ किया था ई पॉइंट के लिए, मुरादाबाद? क्या बात है, गुड गुड। 09 मुरादाबाद 09 कितने बच्चों ने सही ड्रॉ किया था, वेरी गुड। चलिए बच्चों एक सवाल देता हूं इसमें, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में, थोड़ा सा बताइएगा आप सॉल्व करके। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, रॉड है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, अल्फा भी सेम, अच्छा अल्फा ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, अल्फा बच्चों इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, अल्फा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और पॉइंट्स बच्चों हैं आपके पास, एक ये पॉइंट है, एंड पे पॉइंट ए है, रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, रॉड की लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ये सेंटर है, एंड पे पॉइंट ए है, और यहां पे पॉइंट बी है, ऊपर से 1/2 मीटर पे। तो पॉइंट ए का नेट एक्सेलरेशन बताना है, पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन बताना है। ओके ओके चलिए बच्चों एक काम करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए के बारे में आ जाइए। ए के बारे में बच्चों सबसे पहले मुझे सबसे आसान वाला बता दो, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वाला किधर रख दूं, ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं अभी, बी पे नहीं कर रहे, ए पे ट्रांसलेशन वाला, फॉरवर्ड 10 आई कैप, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर अल्फा किधर रखना चाहिए, आर अल्फा, बच्चों देखिए आर अल्फा भी राइट के साइड ही आएगा, 10 आई कैप वो भी होगा, किसी को डाउट तो नहीं ना बच्चों, आर अल्फा भी 10 आई, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है और अल्फा 10 है, और ये एसीएम तो ट्रांसलेशन वाला, ठीक है, दो तो। और सेंट्रीपेटल किधर आएगा, सेंट्रीपेटल
टुवर्ड्स द सेंटर आएगा और वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर। आर की वैल्यू बच्चों 1 है क्योंकि पूरी लेंथ 2 है तो ये 1 है तो 100। तो बेटा देखिए दो कंपोनेंट्स आएंगे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 20 आई कैप और 100 जे कैप। सही है ना? हाँ, अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए बी के बारे में बच्चों क्या कहना है, बी के बारे में? सर 5 आई कैप माइनस 50 जे कैप। ओके, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात करें बच्चों तो एसीएम राइट के साइड आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एसीएम वाला कंट्रीब्यूशन है वो तो कभी चेंज नहीं होता, जिधर सेंटर ऑफ मास का होगा उधर आ जाएगा। अच्छा, आर अल्फा के बारे में बच्चों किधर ड्रॉ करेंगे आप? आर अल्फा बिल्कुल, आर अल्फा बच्चों बैकवर्ड्स आएगा क्योंकि रोटेशन इस तरह से हो रहा है ना, तो आर अल्फा पीछे की तरफ ले जाएगा इसको। तो आर की वैल्यू बच्चों टोटल लेंथ 1 है, ये 1/2 है, तो आर और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बच्चों सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल के बारे में क्या कहना है? सर 50 माइनस जे कैप। ओके, सी की तरफ आएगा बच्चों सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, और वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर है बच्चों 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और चूंकि बच्चों इसका रेडियस है ना वो 1/2 होगा। कारण क्या है सर 1/2 रेडियस होने का? रेडियस 1/2 होने का कारण है क्योंकि सी से बी की जो दूरी है वो 1/2 है, हाँ इसलिए 1/2 ले लेंगे, तो बच्चों ये 50 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं पूरा प्रॉपर इसको लिखूं, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर लिखा जाए बच्चों तो 10 - 5, तो 10 - 5 बच्चों राइट की साइड 5 बचेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में 50 बचेगा। आप लोग कभी यही आया क्या बच्चों, 50 आई कैप, सॉरी 5 आई कैप माइनस 50 जे कैप, यही आया था? ठीक, तो बच्चों इस तरह से आप ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ था बच्चों नोट कर लीजिए ए और बी पॉइंट के बारे में। बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये वाला देखिए 10 राइट की तरफ है ना, और 5 बैकवर्ड्स है, तो 10 - 5 नेट आगे की तरफ 5 बचेगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते बच्चों, एक थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक थोड़ा सा और एक डिस्कशन करना है। बदल दूं, ये स्लाइड बदल दूं? नहीं सर। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक है, अच्छा जो एक आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं, जो हम लोगों ने अभी पिछला डिस्कशन किया था कि किसी बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पे जो v है वो v क्या है, तो ये बात सही बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बच्चों जो आर ओमेगा कंपोनेंट है, मैंने आपको शायद कह दिया था नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी नहीं है, जो आर ओमेगा कंपोनेंट है ना, सर्कुलर मोशन वाला कंपोनेंट है वो। ठीक है, नेट करेंगे तो फिर वो नेट पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेट नहीं है, आर ओमेगा है, मतलब जो सर्कुलर मोशन की वजह से जो स्पीड है वो v है। ठीक है, सर्कुलर मोशन वाला जो कंपोनेंट है वो है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नहीं है। आर ओमेगा जैसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे ना,
वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो वीसीएम होगा और एक आर ओमेगा होगा। तो नेट नहीं लेना है बच्चों, उसमें वीसीएम रखना है। जैसे वी स्क्वायर बाई आर कभी आए आपको तो उसमें नेट मत रखिएगा, मतलब वीसीएम और आर ओमेगा का सम मत रखिएगा। जो आर ओमेगा कंपोनेंट है, जो सर्कुलर मोशन वाला कंपोनेंट है वही रखिएगा। तो वी स्क्वायर बाय आर में वही रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे और थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई करता हूं, फिर आगे जो भी आपका डाउट है पूछिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकंड ये वीसीएम है ना, 10 मीटर पर सेकंड वीसीएम है, और ये आर ओमेगा जो आपने रोटेशन के बाद निकाली है। तो जब वी स्क्वायर बाई आर मान लीजिए किसी सवाल में आपको निकालना पड़ता है, वैसे तो ओमेगा स्क्वायर आर ही यूज करिए, वो सबसे सेफ है। पर अगर आपको वी यूज करना है तो जो आर ओमेगा वाला वी है आप वो यूज करिएगा। खैर यहाँ पे तो दोनों बराबर है, लेकिन आर ओमेगा वाला यूज करिए। जैसे एक और पिछला सवाल लेता हूं। हाँ, तो यहाँ पे वीसीएम है, तो अगर मुझे वी स्क्वायर बाई आर करना है तो मैं आर ओमेगा वाला इसका स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड करूंगा, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ, किसी कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लीजिए। आते हैं अभी, बस यही अगला वही है, नो स्लिपिंग वाला। बोलिए बोलिए। उसमें तो फिर वेलोसिटी वही वीसीएम है रखेंगे। हाँ, अगर देखिए जो अभी हम लोग नो स्लिपिंग पढ़ेंगे या प्योर रोलिंग पढ़ेंगे, वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का स्पेशल केस होता है प्योर रोलिंग। तो बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए प्योर रोलिंग। जिसके बारे में मेन डिस्कशन करना है वो प्योर रोलिंग है। बहुत डिटेल में आज हम लोग नहीं करेंगे, मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूंगा कि प्योर रोलिंग होता क्या है। बेसिक तो हम लोग थोड़ा सा समझ गए, और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं प्योर रोलिंग के बारे में। ठीक, तो जो मैंने अभी प्योर रोलिंग के बारे में जो पिछला डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेटफॉर्म है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रिंग है, डिस्क है, कोई भी चीज है। अगर आप चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेटफॉर्म पे प्योर रोल करे, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, जैसे ये रिंग का पॉइंट हो गया मान लीजिए पॉइंट ए, और ये जो प्लेटफॉर्म का पॉइंट हो गया मान लीजिए पॉइंट बी, इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बच्चों ये बराबर होनी चाहिए नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अगर ये कंडीशन है तो फिर प्योर रोलिंग होगी, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ ए बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो बात सही है। इसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। देखिए घबराइएगा नहीं, मैं एक एक करके सारी चीज समझाता हूं आपको। ये इस पे आने से पहले सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि आपको ये समझ में आया क्या कि ए और बी की अगर वेलोसिटीज बराबर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटीज बराबर है, और ये देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब अगर ए इधर 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो बी को भी इधर 5 मीटर पर सेकंड से जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, यानी ए की ज्यादा हो गई बी की कम हो गई, या बी की ज्यादा हो गई ए की कम हो गई, तो फिर ये मेंटेन नहीं होगा, प्योर रोलिंग नहीं होगी, फिर वो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं जब पहिया फंस जाता है कीचड़ में, तो आप जितना एक्सेलरेट करेंगे वो गोल गोल घूमते रहेगा, तो वो दैट इज रोलिंग, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा घूमेगा, तो वो रोलिंग विद स्लिपिंग है। हम बात कर रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उसके लिए प्योर रोलिंग के लिए या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों में से कोई भी चीज नहीं मैच हुई, मतलब वेलोसिटीज अगर इक्वल नहीं रही तो फिर प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी और रोलिंग विद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्रिक्शन होगा, फिर वो आगे तो उसकी मतलब फिर वो आगे मैकेनिक शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा वो बात अलग है, पर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, इतना कंफर्म है अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड बराबर नहीं हुई। ठीक है, ये आधा हिस्सा है। अब मान लीजिए बच्चों आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड बराबर कर दी, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, मतलब कि दोनों की स्पीड आपने रख दी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट ए का और 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट बी का। ठीक है, ये ए का और ये बी का, 5 मीटर पर सेकंड दोनों का टुवर्ड्स राइट। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये बता दिया कि यार जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन जो बी का है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए अगले सेकंड के बाद क्या होगा, इसकी
जो वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों वो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी बच्चों वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 5 पहले से, सॉरी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हाँ, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है और 5 मीटर पर पहले से है, तो 10 हो जाएगी। और अगर ए का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा बच्चों, 5 पहले से था और 1 सेकंड के बाद 10 बढ़ गया, तो वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों क्या प्योर रोलिंग अब रह पाएगी क्या? प्योर रोलिंग बोलिए। अगर ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और बी की 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या प्योर रोलिंग हो पाएगी या अब प्योर रोलिंग नहीं होगी? अब नहीं होगी। तो देखिए, प्योर रोलिंग को शुरू करने के लिए, किसी इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग हो रही है ये चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटीज बराबर हैं या नहीं। अगर है बराबर तो मतलब उस मोमेंट पे प्योर रोलिंग हो रही है। अब प्योर रोलिंग कंटिन्यू होगी या नहीं होगी वो डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन। अगर दोनों की वेलोसिटीज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटीज बराबर हैं और एक्सेलरेशन बराबर है, तो फिर प्योर रोलिंग हो, मतलब शुरू होके मेंटेन रहेगी। अगर ये बराबर है तो जिस मोमेंट पे आप देख रहे हैं, ठीक है, उस मोमेंट पे तो प्योर रोलिंग हो रही है, पर अगले ही मोमेंट में प्योर रोलिंग नहीं होगी अगर दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे। तो प्योर रोलिंग के लिए बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटीज तो बराबर होने ही चाहिए, और प्योर रोलिंग को मेंटेन करने के लिए दोनों पॉइंट्स के जो एक्सेलरेशन है वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए बच्चों प्योर रोलिंग, और ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूं। फिर कैसे बराबर होंगे, क्या करेंगे, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल होंगे, वो आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लिखिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट point of contact must have point of contact must have same velocity. Point of contact must have same velocity. For pure rolling, point of contact must have same velocity for pure rolling. अगला पॉइंट लिखिए, and to maintain that and to maintain that, पहला पॉइंट मैंने बोला है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट हैव सेम वेलोसिटी फॉर प्योर रोलिंग। दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, टू मेंटेन दैट, मतलब टू मेंटेन प्योर रोलिंग, टू मेंटेन प्योर रोलिंग टू मेंटेन प्योर रोलिंग। बच्चों ये लिखना है फिर आपको, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद रखा है, टू मेंटेन प्योर रोलिंग डैश एक्सेलरेशन ऑफ ए इन टेंजेंशियल इट शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए टेंजेंशियल इट शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। बच्चों इसका लॉजिक आपको समझ में आया क्या कि वेलोसिटी बराबर होने के साथ एक्सेलरेशन भी क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मान लीजिए दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं है तो हाँ, अगले ही इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने प्योर रोलिंग बना के सेटअप रखा और दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, तो अगले ही मोमेंट में प्योर रोलिंग बिगड़ जाएगा। तो ये तो कंडीशन है कि भाई ये नहीं है तो फिर प्योर रोलिंग हो ही नहीं रही है। ये है तो ठीक है, प्योर रोलिंग है, बट अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो तो ये बराबर होना चाहिए, तब मेंटेन रहेगी। इसके बारे में बच्चों और अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ सर एक डाउट था। बोलिए बोलिए। एग्जांपल दिया कि कार या साइकिल जो है रोड पे चल रही है तो उसमें जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा, राइट बट इन दैट केस रोड रेस्ट पे रहती है ना, राइट। वो
आई मूव कर रही है तो उसमें रिलेटिव स्लिपिंग कहाँ से, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने बताया कि दोनों सेम वेलोसिटी से चलनी चाहिए तभी विदाउट स्लिपिंग होती है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जब वो जो बस है या साइकिल है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आता है ना, वो इंस्टेंटली रेस्ट पे आता है। जैसे यहां पे है पॉइंट ए, थोड़ी देर बाद यहां पे आएगा, थोड़ी देर बाद यहां पे आएगा, थोड़ी देर बाद यहां, जैसे ही यहां पे आएगा तो रेस्ट पे आ जाएगा, जैसे ही वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएगा रेस्ट में आएगा, फिर इधर बढ़ना शुरू कर देगा। चलिए बच्चों, अगली बाकी का डिस्कशन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड डे सर। यू टू हैव अ गुड डे, बाय बाय।